स्टूडेंट, आज के सेगमेंट में बेटा हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेगमेंट में हमने डिटेल में समझा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन एंड कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट: प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो बिफोर स्टार्टिंग आर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज ईच ट्रांसक्रिप्शन ईदर इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स इन्वॉल्व 3 स्टेप: इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। लेकिन उससे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा कि आज के सेगमेंट में ये जो इम्पॉर्टेंट इवेंट चलने वाली है उसको चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स कौन से होते हैं, क्योंकि इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस और यू कैन कॉल सेंट्रल डोग्मा का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसमें डीएनए अपनी वर्किंग कॉपी बनाने वाला है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होती है बेटा आरएनए पॉलीमरेज, और यू कैन कॉल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब ये वो एंजाइम है जो डीएनए को देख के आरएनए बनाता है। उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल के अकॉर्डिंग डीएनए से क्या बनाता है बेटा, आरएनए। और हमने समझ लिया था कि डीएनए की आउट ऑफ बोथ स्ट्रैंड ओनली वन स्ट्रैंड पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन विच इज नॉन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड और मास्टर स्ट्रैंड हैविंग पोलैरिटी 3' to 5', ऐसा हमने समझ लिया था बेटा। तो ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म पे जाने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके निट में कई बार रिपीट हुए हैं, हमें समझना होगा रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we start our segment with RNA polymerase, or simply you can call DNA dependent RNA polymerase. This is the principal enzyme which involved in transcription. मतलब इस एंजाइम के बिना ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती। तो RNA polymerase और you can call DNA dependent RNA polymerase, जिसको हम शॉर्ट में पोल भी बोल देते हैं, RNA polymerase which act in 5' to 3' डायरेक्शन। ऑलवेज 5' to 3' का ही आरएनए बनाएगा, ऑलवेज 3' to 5' टेम्पलेट को रीड करेगा, और उसको रीड करके आरएनए कैसी पोलैरिटी का बनाएगा बेटा, 5 to 3'। मतलब टेम्पलेट की पोलैरिटी ऑलवेज क्या होगी, 3 to 5, और जो नया आरएनए बनने वाला है उसकी पोलैरिटी ऑलवेज क्या होगी, 5 to 3। ऐसा हम समझेंगे। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है इट इज़ अ कंपोजिट एंजाइम और कंपोजिट प्रोटीन, मतलब बहुत सारे सब यूनिट से मिलके बना है ये प्रोटीन। बहुत डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी, बस समझना आप इसको कि इट इज़ नॉट अ मोनोमेरिक प्रोटीन, देयर आर सो मेनी सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एसोसिएटेड विद दिस एंजाइम। मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स मिलके इस एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं जो मास्टर स्ट्रैंड को रीड करता है और नए आरएनए की फॉर्मेशन करता है। तो समझे इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल पढ़ें कि दिस इज द प्रिंसिपल एंजाइम, this is the principal enzyme associated with elongation, that is polymerization of ribonucleoside triphosphate विच इज़ अ सबस्ट्रेट। इन्हीं को जोड़ के आरएनए बनने वाला है बेटा, विच इज़ अ सबस्ट्रेट। इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, सबस्ट्रेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो किसकी पॉलीमराइजेशन कराता है बेटा, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इन टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर to form RNAs, mRNA, rRNA एंड tRNA। क्लियर? तीनों आरएनए की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर का मतलब, फॉर एग्जाम्पल यदि आपके सामने टेम्पलेट की सीक्वेंस दी हुई है ATGC, ऐसी कोई हाइपोथेटिकल सीक्वेंस दी हुई है बेटा, तो ऑलवेज ये ए के साथ किसको अटैच करेगा, ये ए के साथ अटैच करेगा बेटा, ये ए के साथ अटैच करेगा। आरएनए में टी की जगह पे यूरासिल आ जाता है यू को, एंड टी के साथ ए को, कॉम्प्लीमेंट्री जी सी के साथ, सी जी के साथ, ए अगेन यू के साथ, टी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेगा ए के साथ, जी सी के साथ और सी जी के साथ। तो जो ये आपका आरएनए बना है, दिस इज द न्यूली फॉर्म्ड आरएनए। इसको बनाने में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, आरएनए पॉलीमरेज। और ये किसको देख के बना है बेटा, टेम्पलेट को देख के बना है। इसीलिए हम कहते हैं कि इट ऑलवेज
show polymerization of ribonucleoside triphosphate in template dependent manner on the basis of complementarity, on the basis of complementarity, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे रूल हमने पढ़ ही लिया है डिटेल में कि ए टी के साथ कंबाइंड होता है, जी सी के साथ कंबाइंड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है। लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरासिल आता है, इसीलिए ए किसके साथ कंबाइंड होगा बेटा, या किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करेगा, यूरासिल के साथ। नाउ कम ओवर द आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के होते हैं, तो हम लिखेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, से बैक्टीरिया और से इकोलाई और बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया में देयर इज अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज which help in which is associated in transcription of all types of RNA, सारे टाइप के आरएनए को बनाने में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इन केस ऑफ इकोलाई और इन केस ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर इज सेपरेट आरएनए polymerase for the transcription of different RNAs. फॉर एग्जाम्पल समझेंगे थोड़ा सा बेटा। फॉर एग्जाम्पल यदि RNA पोल 1 आ जाए, यदि ट्रांसक्रिप्शन के लिए RNA पोल 1 आ जाए तो इट हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, इट इज एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन ऑफ rRNA, राइबोसोमल RNA, जिसकी बहुत सारी सब यूनिट्स होती हैं, जिसमें आ जाएंगी आपकी 28S RNA, 18S RNA सब यूनिट्स, स्वेडबर्ग यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आपने पढ़ा ही होगा, एंड 5.8S RNA। लेकिन यदि इसकी जगह पे एंजाइम आ जाए RNA पोल 2 और पोल 3 लिख लेते हैं पहले, इट इज एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5S rRNA राइबोसोमल RNA, एक सब यूनिट पोल 3 भी बनाता है बेटा। सारे के सारे RNA की सब यूनिट्स किसने बनाई है, किसने ट्रांसक्रिप्शन करी है, RNA पोल 1 एक्सेप्ट 5S rRNA। 5S rRNA किन्होंने बनाया है, RNA पोल 3 ने, एंड स्मॉल न्यूक्लियर RNA, these are regulatory RNA, small nuclear RNA, snRNA। स्पेशल नोट डाल के लिख लें यहाँ पे, आपको याद रहे। देयर आर फ्यू रेगुलेटरी RNA जो जेनेटिक या जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, तो देयर आर फ्यू रेगुलेटरी RNAs, स्टार मार्क करके लिख लें। देयर आर फ्यू रेगुलेटरी RNA विच इंक्लूड siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग RNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ RNA, छोटे स्ट्रैंड्स होती हैं RNA की जो जेनेटिक एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, मतलब जीन एक्सप्रेशन को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, रोकते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। उसी तरह से RNA पोल 2 आ जाए तो एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन ऑफ HNRNA, heterogeneous nuclear RNA, जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। एंड आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल modifications, that is capping and tailing and splicing, it finally make mRNA। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा। यदि आप प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया में एक सिंगल RNA पॉलीमरेज है
जो तीनों टाइप के आरएनए की फॉर्मेशन करता है। लेकिन यदि मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब अलग अलग आरएनए बनाने के लिए अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट है। नाउ स्टार्ट विथ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। Every transcription that is even operated in prokaryotes और eukaryotes, सभी के सभी ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप होते हैं बेटा, एक इनिशिएशन, एक इलोंगेशन, एक टर्मिनेशन। तो अब तक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम का रोल पढ़ा जिसकी वजह से आरएनए की फॉर्मेशन होती है, जिसको हमने बोला आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि वो डीएनए को देख के आरएनए बना रहा है इसलिए हमने उसको नेम दे दिया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? आपने समझा कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें, ह्यूमन सेल की बात करें तो देयर इज अ सेपरेट आरएनए पॉलीमरेज फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। क्लियर? तो अब समझेंगे बेटा कि जो ट्रांसक्रिप्शन में आपने इतना तो समझ लिया कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इलोंगेशन कराता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती कि इनिशिएशन किसने करवाया, टर्मिनेशन किसने कराया। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है एक कंपोजिट प्रोटीन है, एक एंजाइम है जो सिर्फ इलोंगेशन की प्रोसेस करा सकता है। वो ना तो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करा सकता, ना ही वो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करा सकता। तो देयर इज अ सेपरेट फैक्टर विच आर प्रेजेंट इन अ सेल रिस्पेक्टिवली सेड टू बी सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। इनके बारे में हम समझेंगे। तो आप लिखें सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा हम समझेंगे बेटा। सपोज ये एक डीएनए है, दिस इज डीएनए 3' to 5' and 5' to 3'। क्लियर? और ये है आपका एंजाइम जिसको आपने नाम दे दिया, जिसको आपने नाम दे दिया आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? एनसीईआरटी कहती कि इट रैंडमली बाइंड ओवर डीएनए। रैंडमली मतलब ये कहीं पे भी जाके डीएनए से जुड़ जाता है। लेकिन कल के सेगमेंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसक्रिप्शन तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर सीक्वेंस पे जाके अटैच ना हो। लेकिन इस आरएनए पॉलीमरेज के पास कैपेबिलिटी नहीं है किसको आइडेंटिफाई करने की बेटा, प्रोमोटर सीक्वेंस को। तो प्रोमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेशल फैक्टर होता है जिसको हम नाम देते हैं सिग्मा फैक्टर। दिस इज द सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर और इनिशिएशन फैक्टर, और इनिशिएशन फैक्टर यही वो फैक्टर है जिसके थ्रू प्रोमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आरएनए पोल randomly attach over DNA and not able to trigger the process of transcription, hence require a specialized protein, hence require specialized protein called initiator factor या initiation factor और सिग्मा फैक्टर। मतलब एनसीईआरटी कहती है कि रेंडमली डीएनए से बाइंड कर जाते हैं लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत नहीं कर पाते। तो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करने के लिए इसको किस फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर ही वो प्रोटीन है जो आरएनए पॉलीमरेज पे अटैच होता है और उसकी रैंडम बाइंडिंग को अवॉइड करता है। वो पूरे की पूरे डीएनए को रीड करता है और आइडेंटिफाई करता है प्रोमोटर सीक्वेंस को। सपोज दिस इज प्रोमोटर सीक्वेंस, सपोज ये प्रोमोटर सीक्वेंस है, तो इस प्रोमोटर सीक्वेंस पे जाके ये आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। किसकी हेल्प से अटैच हो जाएगा बेटा, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर ही आइडेंटिफाई करता है किसको बेटा, प्रोमोटर सीक्वेंस को, और वहीं से डीएनए की क्या हो जाती है, अनविंडिंग स्टार्ट हो जाती है एंड देयर इज अ ट्रांसक्रिप्शन बबल्स आर फॉर्म्ड। क्लियर? तो यू कैन राइट डाउन सिग्मा फैक्टर आइडेंटिफाई
promoter sequence which is located upstream of coding strand, which is located at upstream of coding strand. coding strand के रिस्पेक्ट में मैं बताऊं तो upstream of coding strand पे located है. तो sigma factor identify promoter sequence which are rich in AT base pair, hence called टाटा बॉक्स. आपको पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जहाँ पे डीएनए में 80 बेस पेयर ज़्यादा होते हैं वहाँ से डीएनए का खुलना इजी होता है, लो मेल्टिंग डीएनए बोलते हैं. और जहाँ पे जीसी बेस पेयर, ग्वानिन एंड साइटोसिन बेस पेयर ज़्यादा होते हैं उसको हाई मेल्टिंग डीएनए बोलते हैं, हैंस कॉल्ड टाटा बॉक्स. तो प्रोकैरियोट्स में इसी टाटा बॉक्स को बोला जाता है प्रिन्बो बॉक्स, और यूकैरियोट्स में इसको बोला जाता है हॉगनेस बॉक्स. हॉगनेस साइंटिस्ट का नाम है. उन्होंने कहा कि डीएनए के कुछ पार्ट में, डीएनए जो पूरा का पूरा 2.2 मीटर लॉन्ग है, वहाँ पे कुछ जगह पे 80 बेस पेयर ज़्यादा है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो सकती है, जिसको हमने प्रोमोटर सीक्वेंस कहा. तो दिस इज 80 बेस पेयर, हैंस कॉल्ड टाटा बॉक्स. और लो मेल्टिंग डीएनए, दिस इज द लो मेल्टिंग डीएनए, यहाँ से डीएनए का खुलना ईजी होगा. तो दिस इज सिग्मा फैक्टर विच आइडेंटिफाई प्रोमोटर सीक्वेंस एंड responsible for unwinding of DNA helix and trigger the process of transcription. This is the important point. Responsible for unwinding of DNA helix, hence form ट्रांसक्रिप्शन बबल. तो अब तक आपने क्या समझा? आपने समझा कि आरएनए पॉलीमरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसकी बिना आरएनए बन नहीं सकता, लेकिन आरएनए बनाने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करनी होगी. तो आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ रैंडमली बाइंड ओवर डीएनए, नॉट एबल टू आइडेंटिफाई प्रोमोटर सीक्वेंस. उस प्रोमोटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको किस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है? एक स्पेशल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम इनिशिएटर फैक्टर और सिग्मा फैक्टर कहते हैं. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्रोसेस को क्या करेगा? शुरू करेगा. उसी तरह से बेटा जब ये लास्ट सेगमेंट पे पहुंचेगा, ट्रांसक्रिप्शन बंद करनी है, तो इसको बंद करने का नहीं पता अगेन, तो उसके लिए एक स्पेशल फैक्टर चाहिए होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रो फैक्टर. एंड दिस रो फैक्टर विच टर्मिनेट द प्रोसेस एंड रिलीज नेसेंट आरएनए इन न्यूक्लियोप्लाज्म. मतलब डीएनए से बने हुए आरएनए को तोड़ के कहाँ पे शिफ्ट कर देता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में शिफ्ट कर देता है. तो जो रो फैक्टर है इसको हम टर्मिनेटर फैक्टर कहते हैं और टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं. तो अब तक आपने तीन चीज़ें समझी कि यदि हमें ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करनी है तो वी नीड सिग्मा फैक्टर, हमें ट्रांसक्रिप्शन को एंड करना है, टर्मिनेट करना है तो वी नीड रो फैक्टर, और हमें नया आरएनए बनाना है टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में तो वी नीड कोर एंजाइम. तो दिस इज आरएनए पॉलीमरेज एंड दिस इज सेड टू बी कोर एंजाइम. दिस इज द मेन एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है. तो नाउ कम ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ऑल 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. होपफुली आपने समझा होगा कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे वर्क करता है, टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में वर्क करता है. इन सबको हम डिटेल में समझेंगे. तो आप देखें सबसे पहला स्टेप आता है इनिशिएशन. इसको समझेंगे बेटा. ये है आपके सामने एक डीएनए, 3' to this is 3' to 5' and this is 5' to 3'. क्लियर? इसके ऊपर इनिशिएशन फैक्टर में यहाँ पे है बेटा सपोज प्रोमोटर सीक्वेंस, तो यहाँ पे कोर एंजाइम अटैच होंगे और किसकी हेल्प से अटैच होंगे? सिग्मा फैक्टर. तो दिस इज द सिग्मा फैक्टर. This is the sigma factor. This is the sigma factor. और इसको आपने नाम दिया कोर एंजाइम.
कोर एंजाइम। जैसे ही सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर सीक्वेंस पे, दिस इज द प्रोमोटर सीक्वेंस, ये डीएनए विंडेड है, डबल हेलिक्स है बेटा, और हमें अनजिपिंग करनी पड़ेगी, अनविंडिंग करनी पड़ेगी डीएनए की, खोलना पड़ेगा इसको। और दो स्टेप में आपने सुना है दो इंपॉर्टेंट इवेंट, एक रेप्लिकेशन, एक ट्रांसक्रिप्शन। इसमें हमें डीएनए को अनविंड करना होता है ताकि टेम्पलेट को एक्सपोज किया जा सके। टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या है, 3' to 5'। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन में लिखें सिग्मा फैक्टर which is known as initiation factor bind over, ये रीड करता है पूरे डीएनए को और प्रोमोटर को आइडेंटिफाई करता है। इट रीड होल डीएनए सीक्वेंस एंड आइडेंटिफाइज प्रोमोटर, identifies promoter. It bind over promoter of transcription unit, promoter of transcription unit, and trigger the process of unzipping or unwinding of DNA helix, unwinding of DNA helix, and allow formation of transcription bubble, formation of transcription bubble, which is the indication of कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गई है, विच इज़ द इंडिकेशन कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रिगर हो गई है, स्टार्ट हो गई है। तो आप देखें कि जैसे सिग्मा फैक्टर अटैच होगा क्या होगा बेटा, आफ्टर अटैचमेंट ऑफ सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम रेंडमली बाइंड कर रहा था, वो प्रोमोटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। उसको प्रोमोटर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट थी बेटा, इनिशिएटर प्रोटीन की, जिसको आपने क्या नाम दिया, जिसको आपने नाम दिया, दिस इज द 3' to 5' and this one is 5' to 3'। क्लियर। टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या है, 3 to 5। तो आपने देखा कि यहाँ पे अनजिपिंग स्टार्ट हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके हैं और यहाँ पे डीएनए अभी भी हेलिक्स के फॉर्म में है, डीएनए अभी भी डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन यहाँ पे अनजिपिंग हो चुकी है और यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके हैं, डीएनए सेपरेट हो चुका है और यहाँ पे आपका ये एंजाइम है, यहाँ पे ये एंजाइम है और दिस इज सिग्मा फैक्टर, दिस वन इज कोर एंजाइम, कोर एंजाइम, एंड दिस इज इनिशिएटिंग फैक्टर जो प्रोसेस को शुरू कर चुका है, एंड दिस वन इज ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो ट्रांसक्रिप्शन बबल इज एक्चुअली नॉट अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ये वो पार्ट है डीएनए का जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने शुरू हो गए हैं और जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। नाउ कम ओवर द, नाउ द रोल ऑफ सिग्मा फैक्टर इज ओवर, सिग्मा फैक्टर अब यहाँ से हट जाएगा। तो आफ्टर दिस सिग्मा फैक्टर लेफ्ट द कोर एंजाइम, तो आपने समझा कि सिग्मा फैक्टर किसको आइडेंटिफाई करता है, प्रोमोटर को, और डीएनए की अनजिपिंग में हेल्प करता है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज इलोंगेशन। अगेन दिस इज एक्सपोज्ड मास्टर स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड अगेन दिस इज जिप्ड डीएनए हेलिक्स, और यहाँ पर से आपके हेलिक्स क्या हो चुकी है बेटा, अनजिपिंग हो चुकी है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके हैं। तो जो कोर एंजाइम है ये कंटिन्यूसली रीड करता हुआ मूव कर रहा है, दिस इज द कोर एंजाइम, दिस इज द कोर एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर। ये किसको रीड करता जा रहा है, टेम्पलेट को, ये किसको रीड करता जा रहा है, टेम्पलेट को, और किसकी फॉर्मेशन करता जा रहा है बेटा, आरएनए की। यहाँ से देखें आप,
कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर से हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेब्लिश होते जा रहे हैं डीएनए को देख के। सपोज डीएनए की स्ट्रैंड मैंने अभी बताई आपको ATGC है, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड पोलैरिटी। तो जो नया आरएनए बनेगा वो बनेगा UACG। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टेब्लिश होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टेब्लिशमेंट में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कोर एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो इलोंगेशन यू कैन राइट डाउन क्या होगा स्टेप में, तो कोर एंजाइम ऑफ आरएनए पोल रीड टेम्पलेट 3' to 5' and help in and associated with polymerization of ribonucleoside triphosphate which behave as a substrate। तो यहाँ पे क्या होंगे सबस्ट्रेट बेटा, यहाँ पे सबस्ट्रेट होंगे। यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन कौन से हो सकते हैं आपके, इट मे बी यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, इट मे बी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट मे बी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट और इट मे बी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। तो दीज आर राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसकी पॉलीमराइजेशन कौन कराता है, कोर एंजाइम कराता है। और किस मैनर में कराता है, टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में, विच रीड टेम्पलेट एंड एसोसिएटेड विथ पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ RNA on the basis of complementarity। मतलब यदि आपके टेम्पलेट में A है तो ये U को जोड़ेगा, C है तो ये G को जोड़ेगा। सिर्फ G नहीं आएगा बेटा, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आएंगे, दैट इज राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आएंगे, सबस्ट्रेट आएंगे, क्योंकि एनर्जी चाहिए हमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। तो यू कैन राइट डाउन द स्पेशल नोट, यहाँ पे लिख लें आप एक स्पेशल नोट डाल के कि जो कोर एंजाइम है ये क्या करती है। तो कोर एंजाइम एसोसिएटेड विद establishment of हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है। तो इस तरह से कंटिन्यूस ये रीड करता जा रहा है, कंटिन्यूसली आपका आरएनए बनता जा रहा है। फाइनली आप देख लें इस डायग्राम में क्या होने वाला है। आप देखेंगे कि ये जो आपका टेम्पलेट है 3' to 5', हेलिक्स फिर से रिफॉर्म होती जा रही है बेटा, हेलिक्स फिर से रिफॉर्म होती जा रही है। और जो दिस इज द हेलिक्स अगेन रिफॉर्म, हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टेब्लिश होते जा रहे हैं। और जो कोर एंजाइम है इट फाइनली रीच टुवर्ड्स टर्मिनेटर सीक्वेंस। ये कहाँ पे पहुंच चुका है, टर्मिनेटर सीक्वेंस के पास पहुंच चुका है। ये फाइनली 3' to, दिस इज द 3' to, एक सेकेंड दोबारा बनाते हैं इसको। (3' to 5') हेलिक्स दोबारा से रिफॉर्म हो रहा है, जो अनजिप हुई थी डीएनए वो वापस से जिपिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टेब्लिश हो रहे हैं। और फाइनली कोर एंजाइम कहाँ पे पहुँच चुका है बेटा, टर्मिनेटर सीक्वेंस पे। और यहाँ पे हमारा नया आरएनए बन चुका है, दिस इज नेसेंट आरएनए और एक्टिव आरएनए, दिस इज न्यू आरएनए 5' to 3'। कोर एंजाइम फाइनली कहाँ पे पहुँच चुके हैं, टर्मिनेटर सीक्वेंस के पास पहुँच चुके हैं, दिस इज द कोर एंजाइम। अब हमें प्रोसेस को स्टॉप कराना है, तो वी नीड another factor which is known as rho factor. So now come over the last step,
होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इलोंगेशन में कोर एंजाइम पॉलीमराइजेशन कराता है राइबोन्यूक्लियोसाइड की, टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टेब्लिश करता है, नया आरएनए की फॉर्मेशन करता है, आरएनए बनता जा रहा है लेकिन अभी भी वो डीएनए से अटैच है, किस बॉन्ड के थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब हमें वो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है बेटा, वो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है, तो वी नीड अ स्पेशल फैक्टर नॉन एज टर्मिनेशन फैक्टर और रो फैक्टर। तो now come over the third and last step of transcription, that is termination. termination, terminate करना, stop करना, termination, stop कराना, termination। तो फाइनली देख लें आप कि हमारा पूरा का पूरा आरएनए बन चुका है और हमारा कोर एंजाइम फाइनली पहुंच चुका है किसके पास? किसके पास पहुंच चुका है? टर्मिनेटर सीक्वेंस के पास। और टर्मिनेटर के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 चीज़ों से मिलके बनी थी, तो आपने समझा कि ये है आपका कोर एंजाइम। कोर एंजाइम जहाँ पे हमें अब प्रोसेस को स्टॉप कराना है तो वी नीड अ स्पेशल फैक्टर नॉन एज रो फैक्टर। दिस इज द रो फैक्टर। This one is core enzyme and this one is rho factor. This is the rho factor or termination factor, and this one is your formed RNA. ये है आपका नया बना हुआ RNA जिसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिस इज द आरएनए, दिस इज द आरएनए। क्लियर? तो आपने देखा कि ये आपका आरएनए बन चुका है। ये हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज चाहिए हमें तीनों टाइप के आरएनए को बनाने के लिए। यूकैरियोट्स की बात करें तो अलग अलग चाहिए हमें, अलग अलग पॉलीमरेज चाहिए अलग अलग आरएनए बनाने के लिए। तो देखें आप क्या होगा, तो देखें आप कोर एंजाइम अल्टीमेट रीच टुवर्ड्स टर्मिनेटर सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। लेकिन ये प्रोसेस को टर्मिनेट करने की टेंडेंसी नहीं रखता, तो अब हमारा कौन सा फैक्टर जुड़ जाएगा बेटा कोर एंजाइम के साथ? रो फैक्टर। तो नाउ रो फैक्टर एसोसिएट विद कोर एंजाइम एंड टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को स्टॉप करता है। इट स्टॉप पॉलीमराइजेशन एंड ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसके अकॉर्डिंग नया आरएनए बना था, जिसकी पोलैरिटी थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंड न्यूली फॉर्म्ड आरएनए, फंक्शनल आरएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट में फंक्शनल आरएनए की फॉर्मेशन नहीं होती। टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तीसरा, इट रिलीज फॉर्म्ड आरएनए, न्यूली फॉर्म्ड आरएनए इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्री कर देता है, नए आरएनए को फ्री कर देता है, रिलीज कर देता है। तो दिस इज द टर्मिनेशन। लेकिन यदि मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों ही कहाँ चलती हैं बेटा? दोनों ही प्रोसेस कहाँ चलती हैं? आपकी साइटोप्लाज्म में चलती हैं, इन साइटोप्लाज्म। in case of prokaryotes, because in prokaryotes there is no nuclear boundary,
क्लियर, ऐसा करता है। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करूं तो ये कहाँ पे रिलीज करेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। लेकिन हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, तो एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यहाँ लिखेंगे कि एज सुन एज अभी आरएनए बन ही रहा है और इसके साथ अटैच हो जाती हैं, दिस इज स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड दिस वन इज लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पे अटैच होते जाता है एज सुन एज आरएनए इज फॉर्म्ड और ट्रांसलेशन को भी ट्रिगर कर देता है बेटा, यहाँ से पॉलीपेप्टाइड बननी शुरू हो गई। तो आप देख रहे हैं क्या दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द राइबोसोम, राइबोसोम एंड दिस वन इज फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड, दिस इज द फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड, फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड। तो यदि मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस एक साथ चलती हैं। तो आप लिखें इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल टुगेदर, एक साथ चलती है, कपल टुगेदर। ऐसा रीजन पूछा जाए, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, व्हाई, क्यों चलती है। बोथ प्रोसेस दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल टुगेदर, साइमल्टेनियस चल रही है, व्हाई। तो इसका रीजन दे देते हैं बेटा। सबसे पहला, देयर इज अ फॉर्म्ड आरएनए इज फंक्शनल, नेसेंट नहीं होता, फंक्शनल होता है, एक्टिव होता है, फंक्शनल होता है। देयर इज नो नीड ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, मतलब किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन की नीड नहीं होती। किस केस में बेटा, प्रोकैरियोट्स के केस में। मतलब मैंने ये क्या कहा कि यहाँ पे जो भी आरएनए बनने वाला है, जो भी आरएनए बनने वाला है, बना है, वो फंक्शनल है, उसको किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड सेकेंड, both transcription and translation operated in within same compartment, तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। आपने समझा कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें एंजाइम सिंगल ही चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ इलोंगेशन कराता है बेटा, नया आरएनए बनाने की कैपेसिटी रखता है टेम्पलेट डिपेंडेंट के मैनर में, लेकिन वो प्रोमोटर और टर्मिनेटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसीलिए उसको स्पेशल प्रोटीन की नीड होती है, जिसको हमने रिस्पेक्टिवली नाम दिया सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। फिर हमने समझा कि बैक्टीरिया के केस में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल टुगेदर, एक साथ क्यों चल रही है। मतलब एज सुन एज आरएनए इज फॉर्म्ड, उसने अभी तक डीएनए को लेफ्ट भी नहीं किया, लीव भी नहीं किया, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। एक तो जनरेशन टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, देयर इज़ अ डिमांड ऑफ क्विक डिमांड ऑफ प्रोटीन, मतलब बहुत जल्दी जल्दी प्रोटीन की डिमांड है, तो वो इतनी देर वेट नहीं कर सकता। एंड द बेसिक रीज़न यदि मैं बताऊं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों ही सेम कंपार्टमेंट में हो रहे हैं, दोनों ही साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, और दूसरा कि जो आरएनए बनता है वो नेसेंट नहीं होता, इनएक्टिव नहीं होता, वो एक्टिव होता है। देयर इज़ नो need of post transcriptional modification. So this is the complete explanation of transcription in prokaryotes. In next segment we discuss about transcription in eukaryotes. यूकैरियोट्स में से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है बेटा, मेन क्वेश्चन बनता है आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पे। थैंक यू सो मच।